हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के जियोग्राफी के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेके 12 तक जियोग्राफी के चैप्टर वाइज पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। आगे के प्रश्न चैप्टर 3 अपवाह से रिलेटेड हैं। पहला प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी नदी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। अगला प्रश्न है, भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी गंगा। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। भारत में गंगा नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे जल विभाजक कहते हैं। दूसरा है, पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणी को एक दूसरे से अलग करती है, तो इस प्रकार की उच्च भूमि को अपवाह द्रोणी कहते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त में से सभी। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र का जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करती है, इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के अपवाह तंत्र का नियंत्रण भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। दूसरा है, भारत के अपवाह तंत्र के आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीपीय नदियां। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी उपर्युक्त में से सभी। भारत में अपवाह तंत्र का नियंत्रण मुख्यतः भौगोलिक आकृतियों के द्वारा होता है। इस आधार पर भारतीय नदियों को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है, हिमालय की नदियां तथा प्रायद्वीपीय नदियां। अगला प्रश्न है, हिमालय की अधिकांश नदियां किस प्रकार की हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बारहमासी। भारत के दो मुख्य भौगोलिक क्षेत्रों से उत्पन्न होने के कारण हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियां एक दूसरे से भिन्न हैं। हिमालय की अधिकतर नदियां बारहमासी नदियां होती हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकांश नदियां किस प्रकार की हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मौसमी। अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं क्योंकि इनका प्रवाह वर्षा पर निर्भर करता है। शुष्क मौसम में बड़ी नदियों का जल भी घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है। दूसरा है, प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं तथा अरब सागर की तरफ बहती हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए केवल पहला कथन सही है। हिमालय की नदियों की तुलना में प्रायद्वीपीय नदियों की लंबाई कम तथा छिछली होती है, फिर भी इनमें से कुछ केंद्रीय उच्च भूमि से निकलती हैं तथा पश्चिम की तरफ बहती हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां कौन सी हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त में से सभी, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र।
सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मानसरोवर। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सिंधु नदी पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। दूसरा है, लद्दाख में सिंधु की सहायक नदियां हैं जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा। तीसरा कथन है, सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक के पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से सभी कथन सही है। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में लद्दाख से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गॉर्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक के पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सतलज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती हैं। दूसरा कथन है, दक्षिण के तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सिंधु के विषय में केवल पहला कथन सही है। सतलज, व्यास, रावी, चेनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक है। अगला प्रश्न है, सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी के संपूर्ण जल का कितना प्रतिशत जल उपयोग कर सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 20%। सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेदों 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% जल उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा की मुख्य धारा को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भागीरथी। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। दूसरा है, भागीरथी नदी उत्तराखंड के देवप्रयाग अलकनंदा में मिलती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से सभी। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है।
हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में किस स्थान पर प्रवेश करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, हरिद्वार। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। दूसरा है, यमुना नदी गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा हरिद्वार में गंगा में मिल जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल पहला कथन सही है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। अगला प्रश्न है, भागीरथी तथा अलकनंदा का संगम किस स्थान पर होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम होता है। अगला प्रश्न है, नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य क्या था? पहला है, गंगा नदी के प्रदूषण के प्रभाव को कम करना। दूसरा है, गंगा नदी का संरक्षण और कायाकल्प को पूरा करना। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से सभी। नमामि गंगे परियोजना एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसमें राष्ट्रीय नदी गंगा से संबंधित दो उद्देश्यों, प्रदूषण के प्रभाव को कम करना तथा उसके संरक्षण और कायाकल्प को पूरा किया जा सके। अगला प्रश्न है, नेपाल हिमालय से कौन सी नदी निकलती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। गंडक, कोसी और घाघरा। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समानांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक तथा कोसी नेपाल हिमालय से निकलती हैं। इनके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी भारत के कुछ हिस्से में बाढ़ आता है, जिससे बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। दूसरा है, गंगा नदी दक्षिण की ओर बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तीसरा है, बांग्लादेश में गंगा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी मिलती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल पहला और तीसरा कथन सही है। बाएं तथा दाहिने किनारे की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बट जाती है। भागीरथी हुगली दक्षिण की तरफ बहती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इससे आकर मिल जाती है। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले किस नाम से जानी जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेघना। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह वृहद नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। दूसरा है, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। तीसरा है, सुंदरवन डेल्टा में रॉयल बंगाल टाइगर नहीं पाए जाते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल तीसरा कथन असत्य है। पहला और दूसरा कथन सही है। सुंदरवन डेल्टा का नाम वहां पाए जाने वाले सुंदरी पादप से लिया गया है। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा एवं तेजी से वृद्धि करने वाला डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। दूसरा है, ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई सिंधु नदी से कम है तथा अधिकतर मार्ग भारत के अंदर स्थित है। तीसरा है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समानांतर पश्चिम की ओर बहती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दूसरा और तीसरा कथन असत्य है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य में प्रवेश करती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत की मानसरोवर झील के पूर्व तथा सिंधु एवं सतलज के स्रोतों के काफी नजदीक से निकलती है। इसकी लंबाई सिंधु से कुछ अधिक है, परंतु इसका अधिकतर मार्ग भारत से बाहर स्थित है। यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है। नामचा बारवा शिखर के पास पहुंचकर यह अंग्रेजी के यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत के अरुणाचल प्रदेश में गार्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिहांग। भारत के अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज के माध्यम से प्रवेश करती है। यहाँ इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है तथा दिबांग, लोहित, केनुला एवं दूसरी सहायक नदियां इससे मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सांगपो। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जमुना। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में कौन सी नदी असम तथा बांग्लादेश में अधिक क्षति पहुंचाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र। उत्तर भारत की अन्य नदियों के विपरीत ब्रह्मपुत्र नदी के सिल्ट निक्षेपण की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसके कारण नदी की सतह बढ़ जाती है और यह बार बार अपनी धारा के मार्ग में परिवर्तन लाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है।
दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पश्चिम की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तीसरा कथन है नर्मदा एवं तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, केवल दूसरा कथन असत्य है। प्रायद्वीपीय भारत में मुख्य जल विभाजक का निर्माण पश्चिमी घाट द्वारा होता है, जो पश्चिमी तट के निकट उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित है। प्रायद्वीपीय भाग की अधिकतर मुख्य नदियां जैसे महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी पूर्व की ओर बहती है तथा बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से पश्चिम में बहने वाली अनेक छोटी धाराएं हैं। नर्मदा तथा तापी दो ही बड़ी नदियां हैं जो कि पश्चिम की तरफ बहती हैं और ज्वारंदमुख का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियों की अपवाह द्रोणियां आकार में अपेक्षाकृत छोटी हैं। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमरकंटक। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गॉर्ज से बहती है तथा जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गार्ज से बहती है तथा जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। दूसरा है नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल पहला और दूसरा कथन सही है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी के निकट है। यह पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। समुद्र तक पहुंचने के क्रम में यह नदी बहुत से दर्शनीय स्थलों का निर्माण करती है। जबलपुर के निकट संगमरमर के सैलों में यह नदी गहरे गॉर्ज से बहती है तथा जहां यह नदी तीव्र ढाल से गिरती है वहां धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियां बहुत छोटी हैं। इनमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। नर्मदा द्रोणी मध्य प्रदेश तथा गुजरात के कुछ भागों में विस्तृत है। अगला प्रश्न है नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए किस सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे योजना प्रारंभ की गई है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी के संरक्षण के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नमामि देवी नर्मदे नाम की एक योजना प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है तापी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सतपुड़ा। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी से बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसीलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपूजा तथा पेरियार है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है तापी नदी भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है। दूसरा है साबरमती, माही, भारतपूजा तथा पेरियार पूर्व की बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, केवल दूसरा कथन असत्य है। तापी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं में है। यह भी नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है,
लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। इसकी द्रोणी मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र राज्य में है। अरब सागर तथा पश्चिमी घाट के बीच का तटीय मैदान बहुत अधिक संकीर्ण है, इसीलिए तटीय नदियों की लंबाई बहुत कम है। पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदियां साबरमती, माही, भारतपुजा तथा पेरियार है। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, गोदावरी। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह गुजरात के नासिक जिले के पश्चिमी घाट की ढालों से निकलती है। दूसरा है, यह बहकर अरब सागर से गिरती है। तीसरा है, प्रायद्वीपीय नदियों में इसकी अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल दूसरा कथन सत्य है। गोदावरी सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिम घाट की ढालों से निकलती है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। यह बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय नदियों में इसका अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार तथा विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? पहला है पेनगंगा, दूसरा है वेनगंगा और तीसरा है वर्धा। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पहला और दूसरा दोनों। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीन सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। मांजरा, वेनगंगा और पेनगंगा, ये तीनों सहायक नदियां बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी। गोदावरी में अनेक सहायक नदियां मिलती हैं, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मांजरा, वेनगंगा तथा पेनगंगा। इनमें से अंतिम तीनों सहायक नदियां बहुत बड़ी हैं। बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्चभूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा में है। अगला प्रश्न है, महानदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दूसरा है, इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से दोनों ही कथन सही दिया हुआ है। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ की उच्चभूमि से है तथा यह उड़ीसा से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 860 किलोमीटर है। इसकी अपवाह द्रोणी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा उड़ीसा है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर में इस नदी का उद्गम स्थल है। दूसरा है, यह नदी लगभग 1400 किलोमीटर बहकर अरब सागर में गिरती है। तीसरा है, तुंगभद्रा, कोयना घाट प्रभा, मूसी तथा भीमा कृष्णा नदी की सहायक नदी है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और तीसरा कथन सही है।
महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में महाबालेश्वर के निकट एक स्रोत से निकलकर कृष्णा लगभग 1400 किलोमीटर बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। इसकी द्रोणी महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश में फैली है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है। दूसरा है, तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में अरब सागर में मिल जाती है। तीसरा कथन है, इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है तथा प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावत तथा काबिनी। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और तीसरा कथन सत्य है। कावेरी पश्चिमी घाट के ब्रह्मगिरी श्रृंखला से निकलती है तथा तमिलनाडु के कुडलूर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसकी लंबाई 760 किलोमीटर है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबिनी। इसकी द्रोणी तमिलनाडु, केरल तथा कर्नाटक में विस्तृत है। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात नदी बनाती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कावेरी। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी को शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। इसे शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है। प्रपात द्वारा उत्पादित विद्युत मैसूर, बंगलोर तथा कोलार स्वर्ण क्षेत्र को प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न है, उपर्युक्त में से कौन सा नदी पूर्व की तरफ बहता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। दामोदर, स्वर्णरेखा और वैतरणी। दामोदर, वैतरणी, ब्रह्मणी तथा स्वर्णरेखा कुछ नदी हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 71%। पृथ्वी के धरातल का लगभग 71% भाग जल से ढका है। इस 71% का 97% जल लवणी है। केवल 3% ही स्वच्छ जल के रूप में उपलब्ध है, जिसका 3/4 भाग हिमानी के रूप में है। अगला प्रश्न है, डल झील कहाँ पर स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर में। डल झील श्रीनगर में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लवण जल वाली झील है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सांभर झील। राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस झील का जल नमक के निर्माण के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सांभर झील। राजस्थान की सांभर झील जो एक लवण जल वाली झील है, इसके जल का उपयोग नमक के निर्माण के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मीठे पानी का अधिकांश झील हिमालय क्षेत्र में है। दूसरा है, जम्मू तथा कश्मीर की वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। तीसरा है, वूलर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का प्राकृतिक झील है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला और दूसरा कथन सत्य है, तीसरा कथन असत्य है। मीठे पानी की अधिकांश झीलें हिमालय क्षेत्र में है। ये मुख्यतः हिमानी द्वारा बनी है। जम्मू तथा कश्मीर की वूलर झील भूगर्भीय क्रियाओं से बनी है। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी वाली प्राकृतिक झील है।
अगला प्रश्न है, झील के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक नहीं होती है। दूसरा है, अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। तीसरा है, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है तथा मनोरंजन प्रदान करती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दूसरा और तीसरा कथन सत्य है। झीलें मानव के लिए अत्यधिक लाभदायक होती हैं। एक झील नदी के बहाव को सुचारू बनाने में सहायक होती है। अत्यधिक वर्षा के समय यह बाढ़ को रोकती है तथा सूखे के मौसम में यह पानी के बहाव को संतुलित करने में सहायता करती है। झीलों का प्रयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जा सकता है। यह आसपास के क्षेत्रों की जलवायु को सामान्य बनाती है, जलीय पारी तंत्र को संतुलित रखती है, झीलों की प्राकृतिक सुंदरता व पर्यटन को बढ़ाती है तथा हमें मनोरंजन प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। दूसरा है, वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना। देश में नदी सफाई कार्यक्रम का शुभारंभ 1985 में गंगा एक्शन प्लान के साथ आरंभ हुआ। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अन्य नदियों को जोड़ने के लिए गंगा कार्य योजना का विस्तार किया गया। नदियां देश में जल का प्रमुख स्रोत हैं। एनआरसीपी का उद्देश्य नदियों के जल में प्रदूषण को कम करके जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग चैप्टर 4 जलवायु से रिलेटेड क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।